24 सदस्यीय नई टीम का बीजेपी ने ऐलान कर दिया है। पहली आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस टीम को देखने के बाद? आप क्या कहना चाहते हैं? संथाल परगना से मात्र 2 लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला है, जबकि 18 विधानसभा की सीटें हैं। हाँ, 18 विधानसभा की सीटें हैं और संथाल में आपको सबसे ज्यादा नाकाम होना पड़ा। तो एक ऐसा मोर्चा, एक ऐसा फील्ड जहां हेमंत सोरेन ने अपनी बादशाहत का झंडा गाड़ दिया है, तो वहां उनको कैसे चुनौती देंगे? अगर सीता सोरेन है पार्टी में तो ये सवाल तो उठेगा कि भाई संथाल परगना से सीता सोरेन को, जिनको आप बड़ी धूमधाम से लाए थे, उनको कोई जगह क्यों नहीं दी? बीजेपी में जाने के बाद तो ऐसा लगता है कि सीता सोरेन एक राजनीतिक शून्यता की तरफ आगे बढ़ रही हैं। न पार्टी में कोई तवज्जो, न कभी पार्टी को वो डिफेंड करते किसी मोर्चे पर दिखती हैं, न ग्रास रूट पर वो कभी नजर आती हैं। क्योंकि जिस जामा से वे चुनाव जीती वहाँ लुईस मरांडी हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक। क्या होगा सीता सोरेन का भविष्य? या तो वो अब जेएमएम में एंट्री का रास्ता ढूंढ रही हैं, क्योंकि बीजेपी में वो तो उनकी चल नहीं रही है। या तो बीजेपी से तवज्जो नहीं मिल रही है उनको, या ये बीजेपी में रम नहीं पा रहे हैं। बसंत सोरेन कभी बिलो द बेल्ट जाते नहीं हैं, अक्रॉस द पार्टी लाइन वे जाते नहीं हैं। तो हेमंत सोरेन के लिए भी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन है कि भाई सीता सोरेन है नहीं, उनकी दोनों बेटियां हैं नहीं, तो विरासत को लेकर कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई झंझट नहीं। सक्रिय भूमिका में सीता सोरेन आने वाली हैं, इसकी गुंजाइश तो मुझे अब नहीं दिखती है जेएमएम में भी, कि अगर जेएमएम में वो आती हैं, कल को शामिल होती हैं, तो जो कुछ भी होगा हेमंत सोरेन की मर्जी से होगा। जोहार, नमस्कार, प्रणाम। आप द फोर्थ पिलर देख रहे हैं। झारखंड की सियासत में बीते 72 घंटों से केवल 2 बातों की चर्चा जोर शोर से हो रही है। पहली बात तो ये कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन असम दौरे पर हैं और असम में वे हेमंता के खिलाफ, यानी कि असम सीएम के खिलाफ लगातार टिप्पणियां कर रहे हैं। मोदी शाह पर भी लगातार ताने कस रहे हैं और उनके वीडियोस बहुत वायरल चल रहे हैं, मसलन कि झारखंड में हो या फिर असम में हो। तो उनकी चर्चा तो गाहे बगाहे हो ही रही थी, अब भी हो रही है। लेकिन दूसरी जिसकी चर्चा पूरे झारखंड में है वो ये कि झारखंड बीजेपी ने अपने नए कमेटी का ऐलान कर दिया है। 24 सदस्यीय इस कमेटी पर कुछ सवाल भी हैं और सवाल ये भी कि भाई इस कमेटी में रिप्रेजेंटेशन सही से नहीं हो सका या कई लोगों को रिपीट किया गया, इस मसले पर भी आलोचना हो रही है। कई लोग कह रहे हैं कि नहीं, बिल्कुल सधा हुआ प्रयास है, रणनीति बिल्कुल बेजोड़ है और इस टीम के तहत झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू के नेतृत्व में एक मजबूत लड़ाई झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, राजद के खिलाफ लड़ी जा सकती है। आज इसी दूसरे मुद्दे पर हम बहुत विस्तार से बातचीत करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे कि झारखंड भाजपा की बीते शनिवार को जिस नई टीम का ऐलान हुआ है वो टीम वाकई दमदार है। और अंत में इस वीडियो के आखिर में बातचीत करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की भाभी दुर्गा सोरेन की पत्नी गुरुजी दिशोम गुरु शिबू सोरेन की पतोह सीता सोरेन को आखिर तवज्जो बीजेपी में क्यों नहीं मिल रही है। विस्तार से बातचीत करेंगे और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभुनाथ चौधरी सर, रांची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट भी हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद आपका। 24 सदस्यीय नई टीम का बीजेपी ने ऐलान कर दिया है। पहली आपकी प्रतिक्रिया क्या है इस टीम को देखने के बाद? आप क्या कहना चाहते हैं, हमारे दर्शकों को सीधा बताइए। देखिए, जो टीम का लीडर होता है जी, उसको टीम अपने हिसाब से चुनने की आज़ादी होनी चाहिए। जी, टीम का उद्देश्य क्या होता है? किसी भी टीम का उद्देश्य होता है कि जिस मोर्चे पे लड़ाई लड़नी है, उसको जिस पिच पे खेलना है, जी, उस पर टीम परफॉर्म करेगी कि या नहीं करेगी, इस हिसाब से आकलन होना चाहिए। तो कैप्टन आदित्य साहू हैं और उनको पहले तो इस बात की बधाई कि उन्होंने ज़्यादा वक्त नहीं लिया कमेटी बनाने में और एक कमेटी जो है वो पेश की है उन्होंने। इसमें नए चेहरे भी हैं, पुराने चेहरे भी हैं। देखिए, कोई भी कमेटी मेरे हिसाब से बेहतर वही होती है कि जिसमें नए पुराने का तालमेल हो, सामंजस्य हो, नई टीम भी हो। तो उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो टीम संतुलित नजर आती है कि 13 लोग रिपीटेड हैं और 11 लोग जो हैं, 11 पदाधिकारी ऐसे हैं जो जिनको नए दायित्व जो है मिले हैं। तो उस हिसाब से जो बात समझ में आती है कि बीजेपी उन्होंने अपने हिसाब से बहुत संतुलित टीम बनाई है। लेकिन टेबल के उस तरफ आप हैं और आपने टीम बनाई है और एक होता है कि हम देख के समझते हैं कि ये टीम, असल में आकलन किस बात पे होगा? आकलन इस बात पे होगा कि क्या टीम भविष्य की चुनौतियों के लिए हेमंत सरकार को चुनौती देने में कितनी सक्षम होगी, इस पे हम लोग आकलन करेंगे, तब बात बनेगी। हाँ। और मुझे लगता है कि इसी संदर्भ में हम लोगों को बात करनी चाहिए। जी, तो आपको क्या लगता है, क्या ये जो झारखंड बीजेपी की नई टीम है, मौजूदा टीम है जिसका ऐलान बीते शनिवार को हुआ है,
इस टीम को आप कितना ताकतवर मानते हैं? क्या ये एबिलिटी या ये एफर्ट इस टीम में आपको नजर आता है कि ये टीम कुछ करके दिखा सकती है? बाबूलाल जी की टीम तो नहीं कर पाई और बहुत बुरी स्थिति रही, नतीजा जो है वो परिलक्षित कर दिया कि भैया अभी हेमंत सोरेन ही या झारखंड मुक्ति मोर्चा ही इस राज्य में सबसे मजबूत खंभा है। अभी इस बीजेपी को लेकर आप क्या सोचते हैं, इस टीम को लेकर? देखिए, एक बात तो साफ नजर आ रही है इस टीम से कि ये बात कही जा रही है कि बीजेपी पिछले 2 चुनावों में जो उसको शिकस्त मिली, इसके पीछे की वजह रही कि आदिवासियों का सपोर्ट इनको नहीं मिला, है ना। आदिवासी वोटर इनसे विमुख रहे और यही इनकी हार की वजह मानी गई। हेमंत सोरेन का स्ट्रेंथ यही रहा कि आदिवासियों का उनको पूर्ण समर्थन मिला या भरपूर समर्थन मिला। तो उस लिहाज से अगर बीजेपी इस मोर्चे को दुरुस्त करना चाहती थी कि आदिवासी लीडर्स को अगर ठीक ठाक रिप्रेजेंटेशन देना था, तो मुझे बहुत उम्मीद जगाती हुई ये नहीं दिखती है कि इस मोर्चे पे या इस रणनीति के तहत बीजेपी ने कोई काम किया हो। 4 लोग हैं, 4 या 5 लोग हैं जो एसटी समुदाय से आते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, आदिवासी सीटें कहाँ पे हैं सबसे ज़्यादा? संथाल परगना और कोल्हान में। सत्ता का रास्ता भी कहते हैं कि इन्हीं दोनों प्रमंडलों से होकर गुजरता है। अगर आप इन 2 प्रमंडलों को फतह करते हैं तो यहीं से होकर गुजरता है। तो कोल्हान में 3 जिले हैं, उन तीनों जिलों से एक एक रिप्रेजेंटेटिव हैं। जमशेदपुर से है, चाईबासा से, सरायकेला खरसावां से है इस कमेटी में जो बनी है। संथाल परगना से मात्र 2 लोगों को रिप्रेजेंटेशन मिला है, जबकि 18 विधानसभा की सीटें हैं। हाँ, 18 विधानसभा की सीटें हैं और संथाल में आपको सबसे ज़्यादा नाकाम होना पड़ा। तो एक ऐसा मोर्चा, एक ऐसा फील्ड जहां हेमंत सोरेन ने अपनी बादशाहत का झंडा गाड़ दिया है, तो वहां उनको कैसे चुनौती देंगे आप? 18 में से 11 सीट उन्होंने अकेले जीती है और वहां आप कैसे चुनौती देंगे हेमंत सोरेन को? वहां चुनौती देने के लिए आपको उस मोर्चे पे ज़्यादा सैनिक तैनात करने थे, ज़्यादा मिसाइलें जो हैं वहाँ तैनात करने की ज़रूरत थी। तो वहाँ मुझे लगता है कि इस मामले में थोड़ी चूक मुझको दिखती है। गोला बारूद कम पड़ा है। हाँ, गोला बारूद। एक सुनील सोरेन है, एक कृष्णा महतो है साहिबगंज से, श्रीमती कृष्णा महतो और सुनील सोरेन, यही 2 लोग जो हैं दुमका से, हाँ, दुमका के पूर्व सांसद, और श्रीमती कृष्णा महतो साहिबगंज से। इन दोनों लोगों को मिला है रिप्रेजेंटेशन संथाल परगना के नाम पे। अब इनकी बदौलत अब संथाल परगना में कितनी बड़ी लड़ाई लड़ पाएंगे, ये जरूर सोचने की बात है। झारखंड में सियासत की जो स्टाइल हो गई, उसमें प्रवक्ताओं का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल हो गया है ना, कि जो सामने आगे बोलते हैं हम लोग उन्हीं को बड़ा लीडर समझते हैं, धुआंधार बोलते हैं, जो तमाम पक्ष रखते हैं पार्टी का। ठीक है, उन पे चूंकि ये न्यू मीडिया का दौर है और हर बात पे हमेशा पार्टी का पक्ष चाहिए, आपको साधना है, अपने साधना है। तो ऐसी स्थिति में मीडिया विभाग को बहुत सशक्त बनाने की जरूरत है आज की तारीख में। तो उसकी घोषणा नहीं हुई है, हो सकता है उसमें वो संतुलन साधने की कोशिश करें। लेकिन फिलहाल जो अहम पद हैं, जैसे महामंत्री का पद, उपाध्यक्ष का पद, तो इन पदों पे मुझे लगता है कि गुंजाइश बनती थी कि आपको संथाल परगना पे थोड़ा तवज्जो देने की जरूरत थी। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो इसका मतलब वो फील्ड जहाँ पे हेमंत सोरेन की बादशाहत कायम हो चुकी है, वो उन्होंने उनके हवाले कर दिया। आपने कोई बहुत एफर्ट नहीं लगाया कि उनको कैसे रोक सकें। या तो इसके पास आपकी इसके लिए रणनीति नहीं है या इसके लिए योद्धा नहीं है आपके पास, दोनों ही चीज़ों की। तो इससे ये भी लगता है कि भाई आप योद्धाओं की कमी से जूझ रहे हैं संथाल परगना में। आपने पिछले चुनाव में, आपने इंट्रो में जिक्र किया कि सीता सोरेन को बड़ी धूमधाम से लाए थे ये लोग, और दिल्ली में ज्वाइनिंग हुई और राजनाथ सिंह आए ज्वाइन कराने। तमाम यहाँ जब पहली सभा हुई, ज्वाइनिंग तो वहाँ दिल्ली में हुई थी, लेकिन यहाँ राजनाथ सिंह आए, जब यहाँ उनको सभा में इंट्रोड्यूस किया गया और तमाम लोग, बड़े बड़े लीडर आए, और जिस तरीके से बात हुई थी, और ये लगा था कि जेएमएम का जो परिवार है उसमें एक ऐसी दरार बीजेपी डालने में कामयाब रही है जिसका दूरगामी असर होगा, ये बात मानी गई थी। लेकिन अब मुझे लगता है कि सीता सोरेन, या तो सीता सोरेन यहाँ जम नहीं पाई, रम नहीं पाई, या बीजेपी जो है उनको एडजस्ट नहीं कर पाई। दोनों में से कोई बात तो हो गई है, इतनी बात तय है। और मुझे लगता है कि वो चैप्टर आपका क्लोज होता दिख रहा है। ठीक है, सीता सोरेन को लगातार 2 चुनावों में पराजय हासिल हुई, लेकिन अगर वो बीजेपी में हैं और आज की तारीख में, तो मुझे लगता है कि बीजेपी को उनको साथ लेके चलना चाहिए था, खासतौर पे तब जबकि उनको जेएमएम भी बहुत, हो सकता है सीता सोरेन की इच्छा हो कि वो बीजेपी में सक्रिय नहीं होना चाहती हैं, रम नहीं पाई, जम नहीं पाई, जैसी मैंने बात कही जी। तो हो सकता है ये सीता सोरेन की मर्जी से हुआ हो। लेकिन अगर सीता सोरेन है पार्टी में, तो ये सवाल तो उठेगा
कि भाई संथाल परगना से सीता सोरेन को, जिनको आप बहुत बड़ी धूमधाम से लाए थे, उनको कोई जगह क्यों नहीं दी सर कमेटी? मेरा सवाल यहीं से है कि भाई जितनी चर्चा सीता सोरेन या उनके परिवार को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा में उनके रहते होती थी, बीजेपी में जाने के बाद तो ऐसा लगता है कि सीता सोरेन एक राजनीतिक शून्यता की तरफ आगे बढ़ रही हैं। न पार्टी में कोई तवज्जो, न कभी पार्टी को वो डिफेंड करते किसी मोर्चे पर दिखती हैं, न ग्रास रूट पर वो कभी नजर आती हैं। चूँकि जिस जामा से वे चुनाव जीती वहाँ अब लुईस मरांडी हैं झारखंड मुक्ति मोर्चा की विधायक। क्या होगा सीता सोरेन का भविष्य? झारखंड मुक्ति मोर्चा को की इतनी आलोचना करके उन्होंने पार्टी से बगावत की, पार्टी को छोड़ा, और भारतीय जनता पार्टी उनको या तो अपना नहीं पा रही या सीता सोरेन उनको अपना नहीं पा रही। क्या होगा सीता सोरेन का भविष्य? नहीं, देखिए, सीता सोरेन के सामने विकल्प बहुत कम बचे हैं मुझे लगता है। और ख़ास तौर पे तब देखिए, केवल सीता सोरेन का सवाल नहीं है, उनकी 2 बेटियां जो सियासत में कदम रख भी चुकी हैं या कहिए कि रखने को इच्छुक हैं, बेताब हैं। उनकी कायदे से लॉन्चिंग अभी हुई नहीं है। अब सियासी परिवार से कोई व्यक्ति आता है, युवा है, और जब आप सियासत में रुचि लेते हैं, खुले तौर पर उनकी बेटियां, उनके आप सोशल मीडिया के हैंडल देख लीजिए तो लगातार करती थी, लेकिन इन दिनों चुप्पी सी है। दुर्गा सोरेन सेना बनाया। हाँ, दुर्गा सोरेन DSS बनाया उन्होंने, लेकिन इन दिनों उनकी तमाम, हाँ, सीता सोरेन भी सोशल मीडिया पे बहुत मुखर रहती थी, तमाम तरीके की चीज़ें हैं। लेकिन मुझे लगता है कि या तो वो अब JMM के में एंट्री का रास्ता ढूंढ रही हैं, क्योंकि बीजेपी में वो के साथ तो उनकी चल नहीं रही है। या तो बीजेपी से तवज्जो नहीं मिल रही है उनको, या ये बीजेपी में रम नहीं पा रही हैं। दोनों ही बातें हैं कि एक कल्चर होता है, आपने, हो सकता है कि इतने दिनों तक राजनीति जो है वो आपने एक दूसरी शैली में की थी, एक राष्ट्रीय पार्टी में जाती हैं, वहाँ का स्टाइल जो है वो पूरी तरह चेंज हो जाता है, पूरी तर्ज ज़िंदगी जो है वो बदल जाती है दूसरी जगह पे जाके। तो पानी कहते हैं ना कि बहुत ये कि पानी सूट नहीं करना, तो हो सकता है पानी सूट बीजेपी का पानी जो है उनको रास नहीं आया सीता सोरेन को, और मुझे लगता है कि वो JMM में एंट्री के रास्ते जो है वो तलाश रही होंगी। अब चूंकि JMM में एंट्री तभी होगी, इस बात शर्त ये है कि भाई आप बयान जो है, अब बयानबाजियां बंद करनी होगी, क्योंकि पिछली बार जो उनकी वजह से जो मुसीबतें खड़ी हुई, खासतौर पे तब जब हेमंत सोरेन जेल जा रहे थे, और तब सीता सोरेन का रूठना, फिर तरह तरह की बयानबाजी करना, तो ये बातें जो हैं, अब तो पार्टी की कमान पूरी तरह हेमंत सोरेन के पास है। अब शिबू सोरेन भी नहीं है कि जो दखल दे सकते हैं। तो अब JMM में मान मनोबल के लिए भी कोई नहीं है, कोई नहीं है। अब पार्टी में कोई नहीं है, परिवार में भी कोई नहीं है कि जो आपको कहे कि नहीं ठीक है कि आपकी पैरोकारी कर सके हेमंत सोरेन के पास, जो पार्टी की कमान है जिनके पास। तो आपके पक्ष में पैरोकार परिवार में भी अब नहीं है कोई ऐसा। शिबू सोरेन होते थे तो भाई हस्तक्षेप कर सकते सर थे। ये तो अगर इस एंगल से देखा जाए तो हेमंत सोरेन या हेमंत सोरेन का जो परिवार है, उनके लिए तो बहुत आसान हो गया ना कि जो खेमेबंदी होती थी, कि थोड़ा बहुत भी अगर कुछ दावा कर दी कल सीता सोरेन पार्टी में रहते हुए, तो थोड़ा उसका विश्लेषण अलग तरीके से होता था कि पार्टी में दरार है, परिवार में दरार है। अब तो निकल गई हैं और एक तरह से शांति है। हेमंत सोरेन की अपनी बादशाहत काम है, बसंत सोरेन कभी बिलो द बेल्ट जाते नहीं हैं, अक्रॉस द पार्टी लाइन वे जाते नहीं हैं। तो हेमंत सोरेन के लिए भी बहुत कंफर्टेबल पोजीशन है कि भाई सीता सोरेन है नहीं, उनकी दोनों बेटियां हैं नहीं, तो विरासत को लेकर कोई झगड़ा, कोई लड़ाई, कोई झंझट नहीं। आप कह सकते हैं कि उस हिसाब से। तो अब देखिए, ये हेमंत सोरेन की अनुकंपा पर निर्भर करता है, माने वो ऐसा करें कि वो अनुकंपा के आधार पे अगर कुछ कर दें, उनकी बेटियों का कोई एडजस्टमेंट हो जाए, कुछ हो जाए, तो एक बात अलग है। लेकिन फिलहाल कोई ऐसी कि राजनीतिक मुख्य धारा में बहुत सक्रिय भूमिका में सीता सोरेन आने वाली हैं, इसकी गुंजाइश तो मुझे अब नहीं दिखती है JMM में भी, कि अगर JMM में वो आती हैं, कल को शामिल होती हैं, तो जो कुछ भी होगा हेमंत सोरेन की मर्जी से होगा, और उतनी ही हैसियत उनको बख्शी जाएगी पार्टी में। अगर JMM में आती उतनी ही हैसियत बख्शी जाएगी जितने में हेमंत सोरेन कंफर्टेबल हो। तो आप कह रहे हैं कि जैसे कंफर्टेबल हैं, तो बस उतनी ज़्यादा से ज़्यादा वो इतनी ही है कि थोड़ा सा भी अनकंफर्टेबिलिटी टाइट करना चाहिए। हाँ, तो क्या होगा कि हेमंत सोरेन अपने हिसाब से फिर सोचेंगे। सर असम में चुनाव है, वहाँ झारखंड मुक्ति मोर्चा के लोग जा रहे हैं, वहाँ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद रैली कर रहे हैं, लेकिन वहाँ बीजेपी ने जो स्टार प्रचारक बनाया उसमें सीता सोरेन नहीं थी। अगर वहाँ सीता सोरेन को लाया जा सकता था, या लाती अगर पार्टी बीजेपी अगर लेके जाती उनको स्टार प्रचारक की भूमिका में या प्रचारक की भूमिका में, या उनको
किसी संगठन काम में लगाया जाता तो एक मैसेजिंग जा सकता था कि पार्टी उनको तवज्जो दे रही है। क्या वजह रहा कि सीता सोरेन को बीजेपी ने प्लेस नहीं किया आसाम चुनाव में? हाँ, नहीं, ये बात तो सही है कि सीता सोरेन को जिन उम्मीदों के साथ ये लोग लाए थे और लगा था कि इनके आने से जो मैसेज जाएगा लोगों में और जेएमएम के किले में जो दरार पड़ेगी, उस कोशिश में बीजेपी सफल नहीं हो पाई। और असम चुनाव के संदर्भ में भी ऐसा? असम में भी है कि भैया अब उनको आप लेकर नहीं चलना चाहते हैं या वो आपके साथ नहीं चलना चाहती है। दो में से एक ही बात हो सकती है या दोनों ही बातें हो सकती है कि वो भी नहीं चलना चाहती है, आप भी लेकर नहीं चलना चाहते हैं। तो अगर है वो बीजेपी में आज की तारीख में बनी हुई है तो प्रतीक के तौर पे भी मुझे लगता है कि जरूर उनको शामिल करना चाहिए था, क्योंकि एक मैसेज तो चला गया कि भैया बीजेपी और सीता सोरेन के बीच जो रिश्ते हैं उसमें विराम लगता हुआ दिख रहा है। आप लगातार अगर उनको कहीं वो मंच पे नहीं दिखेंगी, किसी बात पे बात नहीं करेंगी, पार्टी के किसी स्टैंड पे कोई चर्चा नहीं होगी, कहीं अधिवेशनों में, सम्मेलनों में या मंचों पे नहीं दिखेंगी, चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगी, तो क्या होगा? तो यही लगता है कि विराम लग गया है, क्योंकि चुनाव के समय पार्टी का अगर कोई अहम लीडर है आपका और चुनाव में अगर आप उसको कोई भूमिका नहीं दे रहे हैं तो जाहिर है कि आप उसको कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं, वो विराम लग चुका है, फूंका हुआ कारतूस हो गया। और झारखंड की सियासत में वैसे हालांकि इन शब्दों का प्रयोग तो नहीं करना चाहिए, लेकिन राजनीतिक तौर पे कई कार्यकर्ता इसको चाय की चुस्कियों के साथ कह देते हैं कि कुछ लोग तो फूके हुए कारतूस हैं, और इसमें झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्रियों तक का जिक्र भी आ जाता है। आखिरी बात अगर मैं आपसे कहूँ कि ये जो मौजूदा जो नई टीम बनी है बीजेपी की, इसमें दो चार जो सबसे बड़ी आप गलती देखते हो, जो आपको लग रहा हो कि नहीं इसमें अगर कुछ और बदलाव हुआ था, जैसे आपने कहा कि संथाल परगना वाला मामला कि थोड़ा रिप्रेजेंटेशन और ज़्यादा हो सकता था, दो चार चीज़ अगर मान लीजिए कि आपको कहा जाता है कि कुछ आप रिकमेंड कीजिए, तो आप क्या रिकमेंड करते हैं अपने स्तर? नहीं, देखिए, मैं जैसे देख रहा हूँ कि जैसे ओबीसी पॉलिटिक्स की बात करती है बीजेपी, यादवों की जो आबादी है झारखंड में वो सियासी तौर पे ठीक ठाक हैसियत रखती है। आपकी टीम में मेरी जानकारी में एक यादव हैं, अमरदीप यादव, उनको आपने मंत्री बनाया है, 2 बार वो ओबीसी मोर्चे के अध्यक्ष रहे, स्टेट के मंत्री बनाया, तो मुझे लगता है कि उनको थोड़ा और प्रमोट किया जाना चाहिए था और यादवों को जो तवज्जो मिलनी चाहिए थी। एक शक्तिशाली जाति है जो राजनीतिक चेतना संपन्न जाति है, तो उसको रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए था और थोड़ा मजबूती से मिलना चाहिए एक रिकमेंडेशन तो ये हो गया। दूसरी बात यह है कि आदिवासी लीडरशिप जिसकी कमी से आप जूझ रहे हैं, बीजेपी में दिक्कत क्या है, झारखंड बीजेपी में, कि इस बात की कमी है कि आदिवासी लीडरशिप वहाँ पे प्रखर आदिवासी लीडर सेकंड लाइन लीडरशिप नहीं है। हाँ, आदिवासियों में नहीं है। जो पुराने लीडर है बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, नीलकंठ सिंह मुंडा, हाँ, इन्हीं के हैं। तो आपको ऐसे लीडरशिप को गढ़ने की जरूरत थी और मुझे लगता है कि कई युवाओं को जगह जो है वो दी जानी चाहिए थी। मुझे लगता है कि आदिवासियों का रिप्रेजेंटेशन थोड़ा और होना चाहिए था। दूसरा रिकमेंडेशन। हाँ, तो ये दो चीज़ें। आपको ऐसा लगता है सर कई बार कि आज का जो यूथ है वो अब के पुराने नेताओं से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड नहीं है, उसको आजकल नए जोश वाले नेता चाहिए, जैसे जयराम महतो के साथ हुआ कि लोग या यूथ उनके साथ बिल्कुल एक भीड़ जो है उनके सामने उनके साथ जो है वो चलती चली गई और उसका नतीजा भी दिखा, परिलक्षित हुआ सीट पे जो नतीजे आए उन नतीजों से भी। आपको लगता है कि बीजेपी, खास करके झारखंड की जो बीजेपी है, झारखंड बीजेपी की जो इकाई है, वो आज भी 2000 के नेताओं के भरोसे ही चल रही है? कोई नया लीडरशिप या कोई नया उभार या कोई नया चेहरा नहीं दिखता है जिससे आज का यूथ कनेक्ट हो और जो यूथ के मसले पर बात करता हो? आपको ऐसा लग रहा है टीम में इस बात की भी अनदेखी की गई है? हाँ, नहीं, बिल्कुल। मुझे लगता है कि यूथ जो है वो अगर होते, और हालांकि हैं युवा चेहरे हैं, कई लोग हैं जो बहुत उम्र के नहीं हैं, जैसे अमरदीप का ही नाम लिया आपने, कई और लोग हैं, युवा मोर्चा के अध्यक्ष थे अमित, तो उनको भी जगह मिली है। तो है, ऐसा नहीं है कि यूथ चेहरे नहीं है कि एकदम सब पुराने ही चेहरे हैं, लेकिन आप इस बात से जरूर इत्तेफाक रखता हूँ मैं कि कोई ऐसा चेहरा जिसको लेकर आकर्षण हो, जिसको लेकर हाँ वो नहीं है। वो कॉम्बिनेशन जो है वो पूरी बीजेपी इस संकट से जूझ रही है। तो कहाँ से आज कमेटी बनाने की जिम्मेदारी है? तो आदित्य, देखिए, नेता कोई एक दिन में गढ़ा नहीं जाता है, या कोई ऐसा नाम नहीं है कि जिसको आज आप चुन लेंगे, अपनी टीम में शामिल कर लेंगे, उसकी चमक जो है इतनी बड़ी है कि, तो ऐसी आभा वाले नेताओं की ओवरऑल कमी से जूझ रही है बीजेपी। तो मुझे लगता है कि
ऐसे लीडर्स गढ़े जरूर जाने चाहिए। और बीजेपी मुझे इस लग रहा है मामले कि में बहुत पिछड़ रही है बीजेपी। हाँ, बीजेपी कर रही है। जैसे दक्षिण में आप किया नामालाई को देख लीजिए और जिस तरीके से उनके साथ जो भीड़ है खास करके यूथ की, वो बहुत जबरदस्त है। हाँ, यूथ में जो अच्छे प्रवक्ता हैं, अच्छे बोलने वाले लोग हैं, अच्छे भाषण करने वाले लोग हैं, भले ही, तो ऐसे लोगों को तवज्जो दी जानी चाहिए। मुझे लगता है कि टीम में इसकी कमी तो दिखती है मुझे कि और ऐसे चमकदार चेहरों की यूथ जो बहुत प्रखर तरीके से बात कह सकें, ऐसे लोगों को और जगह मिलनी चाहिए थी, मुझे लगता है। कुल मिलाकर आज की इस बातचीत में हमने एक तो सर का भी रिकमेंडेशन ले लिया है, अब शामिल ना शामिल करना उनका काम है, बाकी रिकमेंडेशन तो आ गया है और एक एक कर हमने बातचीत भी की है, उस पर बहुत विस्तार से बातचीत की। ये समस्या है, जब हम भी झारखंड बीजेपी के कार्यकर्ताओं से बातचीत करते हैं तो संवाद में संप्रेषण में वे गाहे बगाहे यही कहते हैं कि भैया हो, एक को चेहरा ऐसा नहीं है जिससे लगे कि नहीं अपना नेता बोल रहा हो, सब 2000 के पुराने नेता हैं। तो ऐसे नेताओं के भरोसे भी बीजेपी चल रही है। हालांकि कमोबेश ऐसी ही स्थिति कांग्रेस में भी है, लेकिन जब तक आप झारखंड मुक्ति मोर्चा में जाते हैं, देखते हैं थोड़ा नज़दीक से, फिर आपको समझ में आता है कि नहीं, वहाँ भी नए सिरे से नई लीडरशिप को जो है वो तैयार किया जा रहा है। मसलन उसमें कुणाल सारंगी भी हैं, उनको भी बहुत तवज्जो मिलती है, और कुछ प्रवक्ता भी हैं जो बिल्कुल नए नवेले हैं लेकिन बढ़िया बोलते हैं, ढंग से बोलते हैं। बहरहाल आज हमने विस्तारपूर्वक बातचीत की कि झारखंड बीजेपी की जो नई टीम का गठन हुआ है वो बीजेपी में कितनी एबिलिटी है, कितनी क्षमता है, कितनी ताकत रखती है, और क्या यह टीम मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन या कल्पना सोरेन की तिलिस्मी जोड़ी को ठीक ठाक चुनौती दे सकती है कि नहीं। हमने दूसरे बात पर यानी कि दूसरे मसले पर भी बातचीत की, जिसमें हमने जिक्र सीता सोरेन का किया, उनके राजनीतिक जीवन से जुड़ी हुई कुछ बातों का किया कि भाई वे कहीं दिख नहीं रही हैं, कहीं चर्चाओं में नहीं हैं, बीजेपी ने उनका इस्तेमाल नहीं असम चुनाव में किया, ना ही उनको पार्टी में संगठन में कोई जगह दी गई, तो भाई उनका क्या होगा। एक तो उस पर हमने बातचीत की। उनके पुत्रियों को लेकर भी हमने बातचीत किया कि वे भी राजनीतिक तौर पर नहीं बहुत सक्रिय दिखती हैं, तो उस पर हमने बातचीत की। और तीसरा संभवतः हमने बातचीत किया रिकमेंडेशन पे ही संभवतः कि इस नई टीम में किस किस चीज़ में पार्टी के स्तर पर थोड़ी कमी दिखी है, उस पर हमने बातचीत की। अब आप यह देखकर बताइए कि हमारा जो रिकमेंडेशन था या हमारी जो बातचीत थी उससे आप क्या निष्कर्ष निकाल पाए, उससे आप क्या कुछ समझ पाए, उसमें आप क्या नया एड ऑन अपना विचार जोड़ सकते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी जाते जाते आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया। द फोर्थ पिलर देखने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद थे झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार व रांची प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट शंभुनाथ चौधरी। सर, जाने से पहले एक छोटी सी बात दरखास्त ये कि भैया हम लोग कोर झारखंडी लोग हैं, झारखंड की धूसर मिट्टी में पैदा हुए, यहीं पढ़ा लिखा और यहीं जम के पत्रकारिता भी कर रहे हैं। तो एक काम आपको भी करना है, करना ये है कि झारखंड के हिस्से से यानी कि झारखंड की ज़मीन से जो कुछ भी नया उग रहा हो, आप उसको थोड़ा हिम्मत दीजिए, थोड़ा संबल प्रदान कीजिए, थोड़ा बढ़ाइए। मसलन ये कि आज मैं जिस बंडी को पहना हूँ उसे हमारे बहुत खास दोस्त आशीष जी ने बनाया है, और ये जोहार ग्राम के फाउंडर हैं, राष्ट्रपति ने उनको पुरस्कृत भी किया है उनके आर्टिजन्स के लिए, उनके क्राफ्ट के लिए। तो आप चाहें तो ऐसे बंडी या झारखंड में जो नए उद्योग हैं जिसमें युवाओं का एक खास तौर पर नेतृत्व दिखता है, उसमें आशीष सत्यव्रत साहू जी का नाम आता है, तो आप चाहें तो इस तरह की कलाकृति, इस तरह की चीज़ों की खरीदारी आप जोहार ग्राम के वेबसाइट पर कर सकते हैं। बाकी वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर।